2026 की बात है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने उफान पर था। हर तरफ रैलियों और भाषणों का शोर गूंज रहा था। इसी दौरान दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर आती है। आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे राघव चड्ढा ने बड़ा फैसला लिया। वो अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दल बदल ने बंगाल के सियासी पारे को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। न्यूज चैनल से लेकर सियासी गलियारों तक में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा कि मैं सायोनी घोष हूं, राघव चड्ढा नहीं जो चड्डी बन जाऊं। राजनीति को समझने वाले लोग इस बयान का मतलब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल सायोनी ने किया वो अक्सर आरएसएस पर वार करने के लिए होता है। इसे मुख्य तौर पर बीजेपी की विचारधारा पर बड़ा प्रहार माना जाता है। सायोनी का यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया। उनके इस आक्रामक तेवर की खूब चर्चा हुई थी। उस चुनावी माहौल में सायोनी ने खुद को बहुत मजबूत वैचारिक योद्धा के तौर पर पेश किया। उन्होंने बड़े गर्व के साथ खुद को ममता बनर्जी की पक्की सिपाही बताया। उन्होंने कहा था कि वो ममता दीदी की हवाई चप्पल वाली नेता हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन पर कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। वो किसी भी कीमत पर कभी बिकने वाली नहीं है। उनके इस आक्रामक अंदाज को देखकर समर्थकों ने खूब तालियां पीटी थी। सभी को पूरा भरोसा हो गया था कि ये युवा नेता कभी अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करेगी। वो आखिरी सांस तक अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी। लेकिन बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सत्ता का केंद्र बदल चुका है। जो सायोनी घोष कल तक दूसरों के पाले बदलने पर तंज कस रही थी, जो नेताओं के दल बदलने का मजाक उड़ा रही थी, आज वही सायोनी खुद एनडीए समर्थित बागी गुट की तरफ झुक गई हैं। कल की वैचारिक योद्धा आज खुद उसी शक्ति ध्रुव के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। कल तक जिन लोगों की विचारधारा पर वो जोरदार प्रहार कर रही थी, आज उन्हीं लोगों के साथ वो अपना नया सियासी ठिकाना तलाश रही हैं। राजनीति के इस यू टर्न ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बंगाल में टीएमसी के वोटर्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये घटना बताती है कि राजनीति में अवसरवाद किस कदर हावी रहता है। जुबान से निकले हुए भारी भरकम शब्द सत्ता बदलते ही कैसे हवा हो जाते हैं। आखिर ममता बनर्जी की इस सबसे भरोसेमंद फायर ब्रांड युवा नेता ने अचानक अपना रास्ता क्यों बदल लिया? कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाली नेता आज बागी कैसे बन गई? इस धोखे का सही जवाब उनकी बैंक पासबुक में छुपा है। जांच एजेंसीज की मोटी फाइलों में दर्ज मुकदमों में इसका असली कारण मौजूद है। राजनीति में विचारधारा से ज्यादा अहमियत खुद को बचाने की होती है। इस बात को गहराई से समझने के लिए सायोनी घोष के आर्थिक हालात देखने होंगे। चुनाव आयोग के हलफनामे और myneta.info के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। सायोनी घोष की कुल संपत्ति लगभग 92 लाख रुपए के आसपास है, जबकि उनके सर पर 59 लाख रुपए से ज्यादा का भारी बैंक लोन मौजूद है। उनकी कुल हैसियत का करीब 70% हिस्सा सिर्फ कर्ज का बोझ है। कम उम्र में इतना भारी कर्ज किसी भी राजनेता के लिए बड़ा जोखिम होता है। उनके पास कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में आवासीय फ्लैट है। इसके अलावा होंडा जैज कार और कुछ जीवन बीमा पॉलिसीज मौजूद है। शेयर बाजार या किसी भी तरह की बचत योजनाओं में उनका निवेश पूरी तरह शून्य है। राजनीति में भारी कर्ज वाले नेताओं को सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। ऐसे नेताओं को हाई लेवरेज वाला राजनेता कहा जाता है। सत्ता की छांव हटते ही इन पर ईएमआई और देनदारी का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाना पड़ता है, या कहें विचारधारा को दांव पर लगाना पड़ता है। बंगाल में सरकार बदलते ही सत्ता का मजबूत संरक्षण पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में उन पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सायोनी अपनी सुरक्षा खोज रही हैं। वो किसी भी तरह खुद को दिवालिया होने से बचाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने भी एनडीए समर्थित बागी गुट का दामन थाम लिया। बिना सत्ता के बंगाल में गुजारा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वैसे मैं आपको बता दूं कि सायोनी घोष एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस और सिंगर भी हैं। वो जब 17 साल की थी तब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने साल 2010 में टेलीफिल्म इच्छे दाना से बंगाली इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और पहली फिल्म उनकी थी नोटो बोर नॉट आउट। इसके बाद उन्होंने और बहुत सारी फिल्म की, जैसे शोत्रु, कानामाची, अंतराल, एकला चलो, अमर सहोर आदि। इसके बाद
2013 और 2014 में जलसा मूवीज के लिए लाइव टेलीकास्ट के दौरान उन्होंने कलकत्ता फुटबॉल लीग की को होस्टिंग भी की थी। सायनी घोष ने साल 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। टीएमसी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गई। साल 2023 में वो टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनी और 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। पैसों की तंगी के अलावा जांच एजेंसीज का खौफ भी उनके पाला बदलने की मुख्य वजह माना जा रहा है। सायोनी घोष का हमेशा से विवादों से गहरा नाता रहा है। 2015 का वो वाकया शायद कई लोगों को याद होगा। मैंने अनकही के एक एपिसोड में भी उसका जिक्र किया था। सायोनी के ट्विटर अकाउंट से बेहद आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई थी। उस तस्वीर में हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक शिवलिंग का अपमान किया गया था। उस हरकत पर भारी बवाल मचा था। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और फिर हिंदू संगठनों ने सायोनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हालांकि सायोनी ने खुद को बचाते हुए दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। ये पुराना विवाद आज भी उनका पीछा छोड़ता नहीं है। सायोनी के लिए मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती। 2023 में पश्चिम बंगाल का बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सायोनी घोष पर अपना शिकंजा कस दिया। उन्हें पूछताछ के लिए कई बार दफ्तर में तलब किया गया। जांच एजेंसीज को उनके खिलाफ बहुत ही अहम सुराग हाथ लगे, जो निष्कासित टीएमसी नेता कुंतल घोष से जुड़े हुए थे। घोटाले की आंच सीधे उन तक पहुंची। वो तब से खुद को बचाती आ रही हैं, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार अब भी उन पर लटक रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईडी की यही जांच सायोनी की मौजूदा बगावत की सबसे बड़ी वजह है। इन सारे पहलुओं को देखकर पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। सायोनी का एनडीए के पाले में जाना कोई वैचारिक बदलाव कतई नहीं, ये सिर्फ खुद को कार्रवाई से बचाने की बहुत मजबूत ढाल है। सत्ता बदलने के बाद खुद को जेल जाने से बचाने का यही सुरक्षित रास्ता उनके पास बचा था, ऐसा लग रहा है उनके झुकाव को देखते हुए। जब पार्टी ही सत्ता में नहीं रही तो नेताओं के अंदर का डर बाहर आने लगा है। विचारधारा से समझौता करने वाली सायोनी घोष अकेली नहीं है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों में कई पुराने और दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। सत्ता खिसकते ही पूरी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। लोकसभा में ममता दीदी के खिलाफ बगावत करने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। सबसे चौंकाने वाली बात पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार का इसमें शामिल होना है। काकोली ने ही इस पूरी बगावत का मोर्चा संभाला हुआ है। उनके नेतृत्व में कुल 19 सांसदों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इतने सारे सांसदों का अचानक बागी हो जाना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक 19 सांसदों का यह आंकड़ा बहुत अहमियत रखता है। दल बदल कानून की कार्रवाई से बचने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ये सभी बागी सांसद उस कानूनी फंदे से खुद को बचाना चाहते हैं। यही वजह है कि सभी लोग मिलकर अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस गुट को मान्यता दिलाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इस बगावत की असल पटकथा देश की राजधानी दिल्ली में लिखी गई। 8 जून को जब ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक की बैठक में व्यस्त थीं, उसी दौरान इन बागी सांसदों ने दिल्ली में बेहद गुप्त बैठक की है, जो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस सीक्रेट मीटिंग में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि उस बंद कमरे में एनडीए को बाहर से समर्थन देने की रणनीति तय की गई। ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनके अपने ही सांसद गद्दारी का झंडा बुलंद कर चुके हैं। दशकों पुरानी वफादारी सत्ता जाते ही चंद दिनों में हवा हो गई। इस घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि पार्टी पर दीदी की पकड़ अब खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, कह सकते हैं। जिन नेताओं को ममता ने आगे बढ़ाया था, अब वो इतने आगे निकल गए हैं कि उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये राजनीति का वो कड़वा सच है जहां सत्ता ही सारे रिश्ते तय करती है। उन सभी सांसदों की बात करूंगी जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया। जी हाँ, कह सकते हैं ना, धोखा दिया। लेकिन लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है यूसुफ पठान का। ये वही यूसुफ पठान है जिन्हें खुद ममता बनर्जी बहुत उम्मीदों के साथ बंगाल लेकर आई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दीदी ने बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने गुजरात के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतार दिया। बहरामपुर लोकसभा सीट 1999 से कांग्रेस का अभेद्य किला थी। वहां दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का 25 साल से दबदबा कायम था। ममता हर हाल में अधीर रंजन को चुनाव हराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल बहरामपुर में यूसुफ को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया। यूसुफ पठान ने भी दीदी को निराश नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के उस मजबूत किले को ढहा दिया। यूसुफ ने बहरामपुर सीट पर
85,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की गई। उस वक्त यूसुफ टीएमसी के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे थे। लेकिन राजनीति में कब कौन हीरो से बागी बन जाए, कोई नहीं जानता। चुनाव के बाद बंगाल की राजनीतिक कहानी बदल चुकी है। अब ममता बनर्जी खुद दिल्ली का रुख करना चाहती थी। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उनका संसद जाना बहुत जरूरी हो गया है। बहरामपुर सीट दीदी के लिए सबसे महफूज और मुफीद जगह मानी जा रही थी। उन्हें संसद पहुंचने के लिए बिल्कुल सुरक्षित रास्ता चाहिए था, इसलिए यूसुफ पठान को सीट छोड़ने का संदेश भिजवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को यह मैसेज लेकर उनके पास भेजा गया था, लेकिन यूसुफ ने सीट छोड़ने से मना कर दिया। जब खबर बाहर आई तो सौरव गांगुली ने इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने ना तो किसी से राजनीतिक बातचीत की और ना ही किसी तरह का संदेश आगे बढ़ाया। इसके बाद यूसुफ पठान का बयान भी आया। उन्होंने भी यही कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से तो उन्हें कोई संदेश नहीं दिया गया और ना ही उनसे सीट छोड़ने की बात की गई। खैर सच क्या है ये तो गांगुली, यूसुफ और ममता दीदी जाने, लेकिन अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो यूसुफ के ये बगावती तेवर ममता बनर्जी के कमजोर होते सियासी रसूख की सबसे बड़ी गवाही है। पर सवाल तो ये है कि जब सब ठीक है तो बागी सांसदों की लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम क्यों है? राजनीतिक विश्लेषक इसकी वजह उनके पुराने विवाद बता रहे हैं। इन विवादों ने यूसुफ पठान की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। गुजरात के वडोदरा का जमीन विवाद उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण था। जून 2024 में यूसुफ पठान पर वडोदरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने अपने घर के पास नगर निगम की जगह को अपने तबेले में मिला लिया था। स्थानीय प्रशासन की जांच के बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। सितंबर 2025 कोर्ट ने अपना फैसला प्रशासन के पक्ष में सुनाया और इसे अवैध कब्जा माना गया। इस जमीन घोटाले ने राजनेता के तौर पर उनकी साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया। तब सवाल उठा था कि अगर यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद नहीं होते तो शायद उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होती। फिर अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में मुंबई से भी पठान परिवार से जुड़ा चौंकाने वाला विवाद सामने आया। इस घटना ने यूसुफ पठान को सियासी तौर पर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। ये मामला मुंबई के भायखला इलाके से जुड़ा हुआ है। बारिश के मौसम में सड़क के गड्ढे से थोड़ा पानी उछलकर शोएब खान नाम के व्यक्ति पर गिर गया था। गाड़ी में मौजूद यूसुफ पठान ने इस बात के लिए तुरंत माफी मांग ली, लेकिन यूसुफ के ससुर खालिद खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शोएब खान की जमकर पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक शोएब को 2 बार बेरहमी से पीटा गया था। पहली बार घटना वाली जगह पर और दूसरी बार जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। इस गंभीर मामले में पुलिस ने यूसुफ के ससुर खालिद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परिवार के दबंग रवैये ने विरोधियों को यूसुफ पर हमला करने का मौका दे दिया। शायद इन दोनों मामलों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। फिर ऊपर से उनका बहरामपुर आना जाना भी काफी था, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। लेकिन तब बंगाल में ममता सरकार थी, इसलिए उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर अब जब सत्ता जा चुकी है तो यूसुफ ने भी अपना पाला बदलना बेहतर समझा। टीएमसी में बगावत सिर्फ नए चेहरों या बाहरी नेताओं तक सीमित नहीं है, अब पार्टी की नींव भी दरक रही है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दीदी के साथ 4 दशक से खड़ी वफादार नेता काकोली घोष दस्तीदार अब विद्रोही बन चुकी है। काकोली लोकसभा में पार्टी की चीफ व्हिप हुआ करते थे। उनका बागी होना टीएमसी के लिए सदमे से कम नहीं है। राजनीति में अब वफादारी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कहा जा रहा है कि काकोली घोष को नई लीडरशिप ने किनारे कर दिया था। अभिषेक बैनर्जी के नए कॉर्पोरेट स्टाइल काम करने के तरीके से पुराने नेता घुटन महसूस कर रहे थे। काकोली घोष जैसे नेता सड़कों पर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे थे। अचानक उन्हें एसी कमरों से निर्देश मिलने लगे थे। काकोली को चीफ व्हिप के पद से भी हटा दिया गया था। इस फैसले ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। पार्टी के अंदर महिला नेताओं के सम्मान का मुद्दा भी बहुत गर्मा गया। काकोली घोष का पार्टी सांसद कल्याण बैनर्जी के साथ भी विवाद हुआ था। उन्होंने कल्याण बैनर्जी पर महिलाओं के प्रति गलत और द्वेषपूर्ण व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस बात की शिकायत भी की थी। पुराने नेताओं का इस तरह अपमानित होना बगावत की मुख्य वजह बना। इस बगावत में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह खामोश हैं। आसनसोल से सांसद और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। उनका नाम भी एनडीए को समर्थन देने वाले 19 बागियों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो हवा का रुख पूरी तरह भांप लेना चाहते हैं। जब तक दोनों तरफ तस्वीर साफ नहीं होती, शायद वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे।
वो किसी भी गुट में अपनी प्रासंगिकता खोना नहीं चाहते। बगावत की आग सिर्फ निचले सदन तक ही सीमित नहीं है, उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी टीएमसी को गहरे झटके लगे। पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के अहंकार और जमीनी हकीकत से दूर होने पर नाराजगी जताई है। उनका जाना पार्टी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका साबित हुआ है। इसके तुरंत बाद असम से आने वाली तेज तर्रार नेता सुष्मिता देव ने भी पार्टी छोड़ दी। सुष्मिता देव ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। सुष्मिता देव ने मीडिया से बातचीत में असम के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अपने गृह क्षेत्र बराक घाटी में रहकर काम करना चाहती हैं। असम और त्रिपुरा में ममता बनर्जी खुद को राष्ट्रीय विकल्प बनाना चाहती थी। इन दो बड़े इस्तीफों ने टीएमसी के राष्ट्रीय विस्तार के सपने को चकनाचूर कर दिया। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और राज्यसभा तक पार्टी रेत के महल की तरह ढहती जा रही है। बंगाल की राजनीति में जो भी घट रहा है वो सिर्फ चुनावी हार का नतीजा नहीं है। फिल्मी सितारों से लेकर अल्पसंख्यक और आदिवासी नेताओं तक ने बगावत का झंडा उठाया है। ये सभी लोग अलग अलग समाज और वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। इन सभी लोगों का बगावत करना इस बात का सबूत है कि टीएमसी की मजबूत जड़ें हिल चुकी हैं। पार्टी का दशकों पुराना कोर बेस दरक चुका है। ममता ने बहुत मेहनत से इस कोर बेस को तैयार किया था। बड़े बड़े चेहरे बीच मझधार में उनका साथ छोड़ रहे हैं। कल तक उनके नाम पर वोट मांगने वाले आज उनसे दूरी बना रहे हैं। ये बगावत बता रही है कि पार्टी को बांध कर रखने वाला वैचारिक गोंद अब पिघल चुका है। पुराने और नए दोनों तरह के नेताओं का पार्टी से पूरी तरह मोहभंग हो गया है। यूसुफ पठान का उदाहरण इस बगावत को अच्छी तरह समझता है। यूसुफ बंगाल की राजनीति के लिए पूरी तरह इंपोर्टेड उम्मीदवार थे। वो गुजरात से आकर बहरामपुर में चुनाव लड़े और भारी अंतर से जीते, जो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के करिश्मे और उनके नाम का ही नतीजा था। लेकिन संकट के वक्त में उन्होंने भी अपनी राह अलग कर ली। इससे साबित होता है कि दीदी का आभा मंडल अब खत्म हो चुका है। पहले पार्टी में उनका दिया हुआ हर निर्देश बिना किसी सवाल के अंतिम सत्य मान लिया जाता था। उनके किसी भी फैसले पर कोई भी नेता कभी सवाल नहीं उठाता था। लेकिन अब वो खौफ और सम्मान दोनों खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीति की पूरी धुरी अब बदल चुकी है, जो नए केंद्र के इर्द गिर्द घूम रही है। इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय जरूर भेजें।